गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के अध्याय 5 सजीव एवं उनका परिवेश का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हम 2 भागों में बांटेंगे। आज का वीडियो पहला भाग है। इस भाग में हम सजीवों के लक्षणों को देखेंगे कि लक्षणों के आधार पर हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कोई भी वस्तु सजीव है या निर्जीव। इसका जो अगला भाग होगा उसमें हम सजीवों के वासस्थान और उसके अनुकूलन को हम देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम अपने चारों ओर बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। इन वस्तुओं को जो है हम निर्जीव या सजीव के रूप में बांट सकते हैं। तो जैसे वस्तुओं में आता है कुर्सी, मेज या पत्थर, या फिर जीव जंतु, पेड़ पौधे। तो इनको हम कैसे सजीव और निर्जीव में बांटें। सजीव जो हैं कुछ लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जिन लक्षणों के आधार पर हम उन्हें सजीव कह सकते हैं। सजीवों के जो विशिष्ट लक्षण हैं वह हैं श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि। इनमें से कुछ लक्षण निर्जीव प्रदर्शित करते हैं। जैसे गति का लक्षण, कार, साइकिल, घड़ी, नदी या चंद्रमा, ये सब भी गति करते हैं, लेकिन इनको हम सजीव नहीं मानते हैं, क्योंकि जो निर्जीव होते हैं वे लक्षणों को एक साथ प्रदर्शित नहीं करते और उनमें ये सभी लक्षण पाए भी नहीं जाते। तो जो लक्षण होते हैं उनके आधार पर हम आसानी से निर्धारित कर सकते हैं कि वह सजीव है या निर्जीव, क्योंकि निर्जीवों में अधिकतर लक्षण ये पाए नहीं जाते और गति का सिर्फ लक्षण उनमें पाया जाता है। तो सजीवों के जो प्रमुख लक्षण हैं उन्हें हम एक एक करके देखते हैं, जिसके आधार पर वे सजीव कहलाते हैं। तो सबसे पहला है सजीवों में गति। हम जानते हैं कि सजीव गति करते हैं, लेकिन क्या सभी सजीव गति करते हैं? नहीं। हम जानते हैं कि जंतु गति करते हैं, पौधे गति नहीं करते। तो जंतु जो हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है, जैसा कि चित्र में आप चीते को गति करते हुए देख सकते हैं। लेकिन पौधे सामान्यतः देखते हैं कि गति नहीं करते, क्योंकि वे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। लेकिन हम उनकी आंतरिक कार्यप्रणाली को देखें तो उनके भीतर जो है विभिन्न पदार्थ जैसे जल, खनिज लवण या फिर संश्लेषित खाद्य पदार्थ, वह उनके एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होता है। इस प्रकार हम पौधों में और एक अन्य प्रकार की गति देख सकते हैं, जैसे लाजवंती या छुई-मुई का पौधा। इसको जब हम छूते हैं तो इसका मुरझा जाना भी एक प्रकार की गति का ही उदाहरण है। इसी प्रकार जैसा कि मैंने पहले कहा कि बस, कार या बादल ये भी गति करते हैं, लेकिन इन्हें हम सजीव नहीं मानते, क्योंकि सजीवों में बहुत सारे जो लक्षण होते हैं, जैसा कि कहा था मैंने कि श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सभी निर्जीव प्रदर्शित नहीं करते और इनकी गति जो होती है वह भी सजीवों की गति से भिन्न होती है। तो अब हम अगले भाग पे आते हैं, सजीवों में प्रजनन की ओर। प्रजनन जो है सजीवों का एक प्रमुख गुण है। हम जानते हैं कि मृत्यु जो है सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूँकि प्रत्येक जीव की मृत्यु होती है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सभी जीव जो हैं इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता, क्योंकि सभी सजीव जो हैं वह प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जो है उनकी प्रजातियां अस्तित्व में रहती हैं। पक्षी अपने घोंसलों में अंडे देते हैं, मुर्गी भी अंडे देती है, जिसके फूटने से जो है छोटे छोटे चूजे या बच्चे जो हैं बाहर निकलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी जंतुओं तथा पौधों में जो है अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। कुछ जीव जो अंडे देते हैं, हम जानते हैं कि कुछ जीव जो हैं बच्चे देने वाले भी होते हैं। ये तो हो गई जीवों की बात। अब हम आते हैं पौधों पर।
तो पौधों के बीजों से अंकुरन कर जो है फिर नए पौधे का जन्म होता है। तो पौधों में जनन की एक विधि यह भी है कि पौधे का ही एक भाग नए पौधे को जन्म देता है, चाहे वह बीज से हो, चाहे उसकी डाली से हो या फिर पत्तों से हो। तो यदि डाली को ले लें, जैसे हम एक गुलाब की डाली लेते हैं, गुलाब जिसकी कटिंग को हम कलम कहते हैं, उसे हम ज़मीन पर या फिर गमले पर लगा दें और उसे मिट्टी, खाद, पानी और सूर्य का प्रकाश इत्यादि मिल जाए तो वह कुछ ही दिनों में एक छोटे पौधे का रूप ले लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी जंतु और पौधे प्रजनन करते हैं और प्रजनन के द्वारा उनकी प्रजातियां जो हैं अस्तित्व में रहती हैं। अब आते हैं और एक महत्वपूर्ण गुण सजीवों में वृद्धि। वृद्धि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। जैसे मूंग का बीज है या फिर चने का बीज है जो हम दुकान से खरीद कर लाते हैं, तो वह दुकान में ऐसा ही पड़ा रहता है, लेकिन जब हम उसे भिगोते हैं और एक कपड़े में बांध कर रख देते हैं तो वह कुछ ही दिनों में अंकुरित हो जाता है, या फिर उसे मिट्टी में बो देते हैं तो वह कुछ ही दिनों में अंकुरित हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसे जो है पर्याप्त पोषण मिल जाता है और अनुकूल परिस्थिति होने के कारण जो है उसमें वृद्धि शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वृद्धि जो है सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। जब उसे पर्याप्त अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है तो वह उसमें वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए आपने बचपन में कोई कपड़ा खरीदा तो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो कपड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन वास्तव में वह कपड़ा छोटा नहीं होता, हम ही बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार हम सब समझ सकते हैं कि बड़े होने को ही हम वृद्धि कहते हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा चूजा जो है बड़ा होकर मुर्गी या मुर्गा बन जाता है, एक छोटा सा बीज जो है अंकुरन के साथ उसमें वृद्धि प्रारंभ हो जाती है और समय के साथ साथ वह विशाल वट वृक्ष का रूप ले लेता है। इस प्रकार की वृद्धि जो है आंतरिक होती है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि मेढक जो है लार्वा से वृद्धि के पश्चात जो है वयस्क बनता है। इस प्रकार ये जो चित्र है ये मेढक का पूरा जीवन चक्र है। अब एक और बात हमें जाननी है कि पेड़ पौधों में वृद्धि जो है वह जीवन पर्यंत तक होती है, लेकिन जंतुओं में वृद्धि जो है एक निश्चित आयु तक ही होती है और एक निश्चित सीमा तक भी होती है। प्रत्येक सजीव का जो है एक निश्चित जीवन काल होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि निर्जीवों में भी सजीवों के गुण हो सकते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुओं में वे लक्षण जो हैं एक साथ दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब हम आते हैं एक और महत्वपूर्ण गुण सजीवों में श्वसन का गुण। तो अगर हम घर में यदि गेहूं की बोरी रखी हुई हो और उसमें हाथ डालें तो हमें बहुत ही गर्मी का अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गेहूं की बोरी में जो है उष्मा उत्पन्न हुई है। यह उष्मा उत्पन्न कैसे हुई है? यह उष्मा बीजों में श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बीजों में श्वसन की क्रिया है जो है उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रियाएं उतनी सक्रिय नहीं होती है। जैव प्रक्रियाओं से तात्पर्य है श्वसन, उत्सर्जन या प्रजनन, वृद्धि इत्यादि। हम यह भी जानते हैं कि सजीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे श्वसन कहा जाता है। श्वसन जो है सभी सजीवों की एक प्रमुख विशेषता है और हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसलिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के साथ साथ श्वसन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जीव जंतु जो हैं अपनी नाक द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं और पेड़ पौधे जो हैं अपनी पत्तियों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। पेड़ों में जड़ों और तनों के द्वारा भी श्वसन हो सकता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं जो हम श्वसन के रूप में लेते हैं। तो पेड़ पौधे जो हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम जंतु या मनुष्य जो हैं श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे जो हैं ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हें भी श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है।
अब हम आते हैं सजीवों में पोषण की ओर। पोषण भी सजीवों का एक महत्वपूर्ण गुण है। प्रत्येक सजीव को अपने अस्तित्व और वृद्धि के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हम जानते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता प्राप्त करने के लिए हमें भोजन करना पड़ता है। तो ऊर्जा जो भोजन से प्राप्त होती है वह पूरी प्रक्रिया जो है पोषण कहलाती है। पेड़ पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन हम मनुष्य और बाकी जीव जंतु जो हैं अपना भोजन पेड़ पौधों से या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमें पोषण प्राप्त होता है। अब आते हैं हम एक और महत्वपूर्ण गुण सजीवों में संवेदनशीलता की ओर। संवेदनशीलता जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। हमने लाजवंती या छुईमुई के पौधे को देखा होगा, जब हम इसकी पत्तियों को छूते हैं तो वह सिकुड़ जाती है। तो इस प्रकार यह एक प्रकार की गति का भी उदाहरण है और एक प्रकार कह सकते हैं यह संवेदनशीलता का भी उदाहरण है। जैसे गोलगप्पे के ठेले में हम इमली पानी को देखकर या फिर कुछ जलेबियों को देखकर हमारे मुंह में पानी आने लगता है। हमारी आंखों में जब धूलकण चला जाता है तो हमारी आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये सब दर्शाता है परिवर्तन के प्रति हमारी अनुक्रिया को। तो इन परिवर्तनों को ही हम उद्दीपन कहते हैं, और उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया है वही हमारी संवेदनशीलता है। तो दुनिया में सभी सजीव जो हैं, सजीव से तात्पर्य है जंतु और पेड़ पौधे, ये सभी जो हैं उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण लक्षण उत्सर्जन पर। तो बहुत सारी जैव प्रक्रियाएं जैसे पाचन और श्वसन, इसके फलस्वरूप क्या होता है, प्राणियों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों का शरीर में कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि जो पोषक तत्व हैं वो शरीर तो पहले ही अवशोषित कर लेते हैं। तो ये अपशिष्ट पदार्थ जब शरीर में रहेंगे तो ये बहुत ही हानि पहुंचाते हैं, अतः इनका शरीर से बाहर निकल जाना आवश्यक है। तो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। अब देखते हैं कि जंतु और पेड़ पौधे जो है कैसे उत्सर्जित करते हैं। तो जंतु जो है मलमूत्र, पसीने या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उत्सर्जित करते हैं, और पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। जैसे आपने देखा होगा कि गोंद या रबर, ये सब जो है पौधे स्रावित करते हैं। तो ये एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ ही है। यह पौधे के लिए तो हानिकारक है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में बहुत सारे लक्षणों को देखा, गति को देखा, प्रजनन को देखा, वृद्धि को देखा, श्वसन और पोषण को भी देखा, और पौधों में उत्सर्जन और संवेदनशीलता को भी देखा। तो ये सभी गुण जो हैं ये सजीव प्रदर्शित करते हैं, लेकिन निर्जीव जो हैं ये सिर्फ हमने देखा कि गति जैसे गुण को ही प्रदर्शित करते हैं। तो इन सब गुणों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी वस्तु सजीव है या निर्जीव, क्योंकि निर्जीवों में ये लक्षण पाए नहीं जाते। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम वासस्थान और अनुकूलन को देखेंगे। धन्यवाद।